हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। आज के इस वीडियो में हम दिसंबर 15 2021 का डेली हिंदू एनालिसिस करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन, लेट मी टेल यू द इम्पोर्टेंट न्यूज़ फॉर टुडे। So today we are going to discuss about the Char Dham highway. So the Supreme Court has approved the widening of Char Dham highway. Then we will also do a revision about the Armed Force Special Power Act and about the Konyak tribals of Nagaland. Then we will also discuss India's vote against the United Nations Security Council resolution on climate change. आयरलैंड और नाइजर ने एक सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन लाया था linking climate change with terrorism and other problems in the world, but India has voted against it. Then in today's newspaper economics में हम ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि important articles economics से आए हैं. So yesterday we read about consumer price inflation or retail inflation. Today we have an article related to wholesale price inflation, CPI और WPI में क्या फ़र्क होता है, आज हम वो देखेंगे. साथ साथ में हम कल का रिवीजन भी करेंगे और आज होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे. देन एडिटोरियल पे भी न्यूज़ है, एक आर्टिकल है रिलेटेड विद द इन्फ्लेशन एंड ओवर हियर we will see that what government can do to tame inflation. Then national monetary policy, then what is labor force participation rate, what is the India's labor force participation rate and unemployment scenario, then growth forecast by the Asian Development Bank, and then what is the difference between banks and non-banking finance companies. So friends, आपने बहुत बार सुना होगा NBFC, NBFC, NBFC. There are three major difference between bank and NBFC. So we are going to do that also. So let's start with the news. So the wholesale price inflation के बारे में यहाँ पे न्यूज़ है. wholesale price inflation जिसको WPI भी कहते हैं, it has recorded a surge. तो अगर हम अक्टूबर में देखेंगे तो it was 12.5%, मगर नवंबर का फिगर जो है वो 14.2% है. और ये प्राइमरीली ये जो इन्फ्लेशन जो इंक्रीज हुआ है ये प्राइमरी फूड इन्फ्लेशन की वजह से सबसे ज़्यादा हुआ है, जो 13 मंथ हाई फिगर दिखा रहा है. सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे सो देयर इज़ अ कंटिन्यूड अपटिक इन फूड प्राइस इन्फ्लेशन. उसके साथ साथ मिनरल, फ्यूल एंड पावर एज वेल एज ऑयल एंड गैस प्राइसेस. जैसा कि हम जानते हैं कि देयर वाज अ एक्साइज ड्यूटी कट ऑफ ₹5 ऑन पेट्रोल एंड ₹10 ऑन डीजल. पर अगर हम देखेंगे कि CPI का अगर डेटा हम कल का देखेंगे या WPI का डेटा आज देखेंगे तो इन्फ्लेशन नीचे नहीं आया है बल्कि इन्फ्लेशन ऊपर ही गया है. तो अगर यहाँ पे हम देखें तो व्हाट आर द अदर थिंग्स, सो वी हैव टू सी कि फ्यूल एंड पावर इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा बड़ा है. अगर हम देखेंगे तो इट हैज़ ऑलमोस्ट राइजन 40% इन नवंबर. अगर लास्ट सितंबर में हम देखें तो इट वॉज 29.5%. उसके साथ साथ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स में जो इन्फ्लेशन हुआ है वो मार्जिनल है, बट इन्फ्लेशन इज स्टिल देयर इन दैट. वो है हमारा 11.92% से 12.04% इन अक्टूबर. नाउ लेट्स मूव टू पेज नंबर 8 टू अंडरस्टैंड दिस इशू मोर क्लियरली. नाउ अब हम यहाँ पे देखेंगे तो हमको इन्फ्लेशन के एक एक हेड्स दिखेंगे और उसमें कितना इन्फ्लेशन हुआ है. तो देखिए फूड इन्फ्लेशन जो है वो डबल हो गया है, 3.06% से 6.7%. अब हमने जब कल कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन किया था जिसको रिटेल इन्फ्लेशन भी कहते हैं, CPI, तो उसमें भी हमने देखा था कि वेजिटेबल से रिलेटेड इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा था. और फॉर योर इंफॉर्मेशन CPI में, दैट इज़ रिटेल इन्फ्लेशन में, जो कंपोनेंट होता है फूड आर्टिकल्स का वो सबसे ज़्यादा होता है. तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो इन्फ्लेशन जो है फूड इंडेक्स का दैट हैज़ डबल्ड from 3.06% to 6.7% in November. And then primary articles में भी inflation जो है it is now 10.34% from 5.2%. उसके साथ साथ हम देखेंगे तो inflation जो है वो मिनरल ऑयल्स में, बेसिक मेटल्स में, क्रूड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, केमिकल्स एंड केमिकल प्रोडक्ट्स और फूड प्रोडक्ट्स में भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है. अगर हम सिर्फ फूड आर्टिकल्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए फूड आर्टिकल्स में जिसको हम कहते हैं प्रोटीन इन्फ्लेशन, तो प्रोटीन इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम जानते हैं कि विंटर का सीज़न चल रहा है. सो एग, मीट और फिश में इन्फ्लेशन जंप हुआ है 1.98%. फ्रूट्स में इन्फ्लेशन अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा है 15.5%. वीट प्राइस इसमें भी इन्फ्लेशन हुआ है बाई 10.14%. उसके बाद अगर यहाँ पे देखेंगे तो वेजिटेबल प्राइस ट्रेंड जो है ये थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है, दैट इज़ -18.5%. बट CPI में यही बहुत ज़्यादा था. तो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन में वेजिटेबल प्राइस इसके लिए थोड़ा सा कम हुआ है बिकॉज दिस इज़ द सीजन
व्हेन फ्रेश स्टॉक इज अराइविंग इन द मार्केट। अच्छा, कुछ डिफरेंसेस हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होल प्राइस इंडेक्स में, वो हम कर लेते हैं। सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जैसा कि हम जानते हैं इट मेजर्स द रिटेल इन्फ्लेशन, और जो WPI होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स इट मेजर्स द होलसेल इन्फ्लेशन। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो होता है आप देखेंगे गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का इन्फ्लेशन मेजर किया जाता है, पर WPI में सिर्फ गुड्स का मीन्स कमोडिटीज़ का ही इन्फ्लेशन मेजर किया जाता है। सेकेंड थिंग इज़ कि जैसे कि एक सेक्टर है, आपने उसका नाम सुना होगा, टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। वो जो हेडर होता है वो सिर्फ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में होता है, वो WPI में नहीं होता। तो कल हमने न्यूज़ में देखा था कि CPI में उसकी इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा थी। सेकेंड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट इज दैट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स कि जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है वो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है। अच्छा, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन थोड़ा डिफरेंट है। होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन इट इज रिलीज्ड बाय द इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। साथ में एक हम एडिटोरियल यहीं पे कर लेते हैं इस इशू को और अच्छे से समझने के लिए। तो ये कि एडिटोरियल आया है पेन फ्रॉम प्राइसेस, ये इन्फ्लेशन की ही बात कर रहा है। कल जो हमने कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन किया था उसी के बेसिस पे है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल है इट इज़ फोकसिंग ऑन द रैशनल, इट इज़ प्रोवाइडिंग अ रैशनल दैट व्हाई द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट शुड गो फॉर टैक्स कट ऑन पेट्रोलियम प्राइसेस एंड डीजल प्राइसेस। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि एक तो हम जानते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो चाहे होलसेल प्राइस इंडेक्स हो वो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ते ही चले जा रहा है। बट अगर हम हमारा इकोनॉमिक कंडीशन देखेंगे तो जब RBI ने कुछ दिन पहले मॉनेटरी पॉलिसी निकाला था तो RBI ने एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करते हुए हमारे रेपो रेट को 4% पे रखा था। नाउ व्हाट इज रेपो रेट? इट इज द रेट एट विच द बैंक्स बोरो द शॉर्ट टर्म फंड्स फ्रॉम RBI। तो उसने 4% इसको रखा था। हमारा ग्रोथ फोरकास्ट जो था वो 9.5% पे रखा था RBI ने, और हमारा जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन था वो समथिंग 5.3% पे रखा था। नाउ RBI ने ये भी कहा था कि हम एकोमोडेटिव पॉलिसी इसके लिए फॉलो कर रहे हैं जस्ट बिकॉज देयर आर ग्लोबल हेडविंड्स विच कैन गो अगेंस्ट इंडियाज रिकवरी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, एंड देयर इज स्टिल सम टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिवाइवल ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सो इट मीन्स वी आर स्टिल इन द फ्रजाइल इकोनॉमिक रिकवरी। बट अगर इन्फ्लेशन इसी तरीके से बढ़ते रहा तो फ्रेंड्स अब क्या होगा कि अगर अगला मॉनेटरी पॉलिसी जो 2 महीने के बाद फिर से डिसीजन लेगा ऑन द इंटरेस्ट रेट, सो इट मे हैपन दैट RBI अंडर द परसिस्टेंट हाई इन्फ्लेशन कैन इंक्रीज द रेपो रेट। सो एकोमोडेटिव से रिस्ट्रिक्टिव स्टैंस पे आ जाएगी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी। सो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स पे हम ध्यान देते हैं। अगर हम नवंबर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें so it is already 4.91% and it has increased from 4.48%। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो CPI का जो प्राइसेस है इट हैज़ रीजन बाय 0.73%, और उसमें से अगर हम देखेंगे तो फूड्स एंड बेवरेजेस का इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा है। नाउ द नेक्स्ट इज़ कि अगर हम बाकी सेक्टर्स की बात करें सो क्लोथिंग, फुटवेयर, हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन, रिक्रिएशन जो एक कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। तो अगर हम देखें कि सिर्फ फूड एंड फ्यूल में ही इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा है, इन सेक्टर्स में भी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ के आया है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो एक्साइज ड्यूटी कट सेंटर ने अनाउंस किया था दिवाली के टाइम, दैट इज़ ₹5 ऑन पेट्रोल एंड ₹10 ऑन डीजल, उसका इतना कोई इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे नहीं पड़ा है। और जो हमारा लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन होता है जिसको हम कोर इन्फ्लेशन कहते हैं उसको दैट इज स्टिल एट 6%। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? कोर इन्फ्लेशन इज द इन्फ्लेशन इन विच द वोलेटाइल प्रोडक्ट्स लाइक फूड एंड फ्यूल दे आर नॉट इंक्लूडेड इन इट। देन द नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस इज डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट दी WPI जो अभी अभी हमने किया। यहाँ पे देखिए फिर से फ्यूल एंड पावर की बात हो रही है विच हैज़ इंक्रीज टू 39.8% एंड डेफिनेटली there is very high inflation related to basic metals, chemicals and chemical products and textiles. Now इनका दाम इसके लिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि अगर हम देखेंगे कि बिकॉज ऑफ ग्लोबल रिकवरी इन डिमांड आफ्टर कोविड-19 पैंडमिक इनके दाम, इंटरनेशनल कॉस्ट भी इनके बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। साथ साथ में अगर हम देखेंगे देयर आर 2 अदर डेंजर इनटू द इंडियन इकोनॉमी। ये 2 अदर डेंजर्स क्या हैं? तो कुछ दिन पहले हमने न्यूज़ किया था कि द टेलीकॉम सेक्टर कंपनीज दे आर गोइंग टू रिवाइज देयर टैरिफ रेट।
तो हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का जो CPI में इन्फ्लेशन था वो वैसे ही बहुत ज़्यादा था, मोर देन 10% था। नाउ इफ़ देयर इज़ अ रिविजन इन टैरिफ तो वो इन्फ्लेशन फिर से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सेकेंड है कि राइजिंग इनपुट कॉस्ट स्पेशली फॉर ऑटोमोबाइल मेकर्स। हम कुछ दिन पहले भी पढ़े थे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त है दैट इज़ शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड चिप। सो डेफिनेटली दैट इज़ गोइंग डाउन। द सेकेंड इज दैट रुपी जो है वो डॉलर के सामने वीक होते जा रहा है। तो अगर हम रुपी अगर डॉलर के सामने वीक होते जाएगा सो व्हाट विल हैपन, आवर इम्पोर्ट विल बिकम कॉस्टलियर। तो हम आपको बता दें कि 80% ऑफ जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है इंडिया में, दैट 80% ऑफ द क्रूड ऑयल इज इंपोर्टेड इन इंडिया। एंड इफ इन्फ्लेशन इफ डेप्रिसिएशन ऑफ द रुपी इज गोइंग टू कंटिन्यू तो हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो कॉस्टलियर होता जाएगा एंड द प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल विल इंक्रीज इन इंडिया विच विल फर्दर लीड टू इंक्रीज ऑफ इन्फ्लेशन। तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस टर्म इज कॉल्ड एज इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। सो डेफिनेटली सेंटर को इस वक्त क्या करना चाहिए, सेंटर को इस वक्त जो आर्टिकल सजेस्ट कर रहा है कि इट शुड गो फॉर डीपनिंग द फ्यूल टैक्स कट। जो फ्यूल पे जो इतना ज़्यादा टैक्स लगा है उसको कट करे। उसके बाद देयर आर सर्टन सप्लाई साइड इश्यूज, बॉटलनेक इश्यूज, उसको सॉल्व करें। द नेक्स्ट इज द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अप्रूव्ड द वाइडनिंग ऑफ चार धाम हाईवेज। तो ये 3 चार धाम हाईवेज बन रहे हैं, ये तीनों के तीनों फीडर रूट्स हैं एंड दे टेक टू द इंडो चाइना बॉर्डर। ये जो 3 रूट्स हैं ये कौन कौन से हैं, ऋषिकेश टू माना, ऋषिकेश टू गंगोत्री, टनकपुर टू पिथौरागढ़। अब यहाँ पे जो पूरी की पूरी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि अर्लियर 5.5 मीटर की रोड बनाने की परमिशन थी, बट अगर हम एक नया सिस्टम उसमें इंक्लूड करते हैं जिसको कहते हैं DLPS सिस्टम, डबल लेन विद पेव्ड शोल्डर, तो रोड की विड्थ जो है वो 7 मीटर हो जाएगी और ये जो पेव्ड शोल्डर है वो एक्स्ट्रा 1.5 मीटर हो जाएगा, मतलब टोटल 8.5 मीटर। तो मतलब 3 मीटर जो रोड की चौड़ाई है वो बढ़ जाएगी। अगर 3 मीटर रोड की चौड़ाई बढ़ती है तो इसका मतलब कि हमें और ट्रीज काटने पड़ सकते हैं फॉर लेइंग डाउन द रोड्स। तो इसी को चैलेंज किया गया, पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को टू बिल्ड दिस 3 फीडर रोड्स ऑन वाइडनिंग इट एंड इंक्लूडिंग द DLPS सिस्टम। बट यहाँ पे एक राइडर है, वो राइडर क्या है कि इनको जो इन्वायरमेंटल नॉर्म्स है वो इन्हें फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है वाइल मेकिंग द रोड्स। तो इफ़ यू विल जस्ट सी दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अलाउड the widening of the roads and the use of DLPS configuration for these 3 strategic highways, but they have to follow the recommendation of high powered committee set up by the Supreme Court। तो Supreme Court ने एक high powered committee set up किया था under the chairmanship of former Supreme Court Justice A.K. Sikri to ensure that government is implementing the strict environmental norms and remedial measures while building highways in the Himalayas। तो ये इन्हें फॉलो करना ज़रूरी है। नाउ फ्रेंड्स हम 3 न्यूज़ एक साथ लेते हैं। एक है लखीमपुर खेरी का, यहाँ पे SIT का रिपोर्ट आ गया है। तो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो बनी थी उसने प्रोब किया है और ये पाया है कि लखीमपुर खेरी की जो पूरी इंसिडेंट थी जो अक्टूबर 3 को हुआ था, वेयर फार्मर्स वेर किल्ड, सो it has 4 farmers were killed and the journalist was also killed. It was a pre-planned conspiracy and now SIT is saying that the car which was used was of Ashish Mishra, who is the son of Home Minister of State Home Ministry Ajay Mishra। Okay, the next is woman from Manipur attacked by stranger। तो ये साउथ दिल्ली का केस है कि यहाँ पे मणिपुरी वुमन, she was going to a Safdarjung hospital and she was attacked by a stranger, and now if you will follow this news on the state page you will see that the woman is saying that she is currently in danger, in depression। अब हम आते हैं एक न्यूज़ जो हम 2 महीने पहले किए थे। ये न्यूज़ है रिलेटेड टू द मिलिटेंसी इन श्रीनगर। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि श्रीनगर विच वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड जीरो मिलिटेंसी एरिया, नाउ इट हैज़ बिकम अ हॉट बेड ऑफ मिलिटेंसी अगेन। खास करके यहाँ पे टारगेटेड किलिंग ऑफ सिविलियंस बहुत ज़्यादा हुआ है। तो सो दैट इज़ हैपनिंग बिकॉज अगर हम कुछ डेटा देखेंगे तो ये डेटा रिवील कर रही है कि रिक्रूटमेंट जो है टेररिस्ट का वो श्रीनगर से इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है।
हमने एक मिलिटेंट ग्रुप का भी नाम पढ़ा था, सो दैट इज कॉल्ड एज द रेजिस्टेंस फ्रंट. देन इट लेड टू you can say a cordon attack from Indian army, and many of the militants were killed or neutralized. Now the next is the news which we are doing from the page 1, that Srinagar has saw majority of targeted civilian killings. तो हम जैसा कि जानते हैं कि जो नॉन लोकल लेबरर्स थे, एक स्कूल में भी अटैक हुआ था जहाँ पे प्रिंसिपल और टीचर का डेथ हुआ था. एक लीडिंग फार्मासिस्ट का उसके शॉप में उसको किल कर दिया गया था. ओके, एंड देन माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जो वहाँ पे कश्मीरी पंडित्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा टारगेट किए जा रहे हैं. सो नाउ द श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट itself it has witnessed the highest number of civilian death at 10. Out of that 6 members are from minority communities. Now then in response, the resistance front commander and recruiter Mohammad Abbas Sheikh, he was also killed, who was a resident of Kulgam. Now अगर हम यहाँ पे ये थोड़ा सा लास्ट पैराग्राफ देखें, ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है. ये पूरा ट्रेंड हमें बताता है कि क्या चल रहा है वहाँ पे. तो देखिए, जैश ए मोहम्मद एक टेररिस्ट ग्रुप है, उसने रिक्रूटमेंट स्टार्ट किया है वैली में. तो ऑफिशियल फिगर्स बता रही है कि दे हैव टिल नाउ रिक्रूटेड 50 पर्सन्स दिस ईयर. सेकेंड, वो अपना जो रिक्रूटमेंट नेटवर्क है वो श्रीनगर और उसके आगे के एरिया में एकदम फैला चुके हैं. सो इट इज़ नाउ इन श्रीनगर एंड इट हैज़ मूव बियॉन्ड द ख्रू त्राल अवंतीपुरा इन साउथ कश्मीर. तो रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल मिलिटेंट्स फॉर कैरिंग आउट लोकल अटैक्स, इसको वुल्फ लोन अटैक भी कहते हैं. क्या कहते हैं? वुल्फ लोन अटैक. कि अब क्या है कि ये नया स्ट्रैटेजी है टेरर ग्रुप्स का कि पाकिस्तान से इंपोर्ट नहीं किए जाएंगे टेररिस्ट. लोकली टेररिस्ट को तैयार करो, दे विल बी कैरिंग आउट द अटैक एंड दे विल बी फेसिंग द हीट ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस. द नेक्स्ट इज अबाउट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इट इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. इसमें 15 मेंबर्स होते हैं. 5 मेंबर्स जो होते हैं वो परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिन्हें P5 भी कहा जाता है, और जो 10 मेंबर्स हैं दे आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 2 years. इंडिया इज करेंटली द मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. नाउ जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो एम है टू मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड, यहाँ पे क्लाइमेट रिलेटेड चीज़ें डिस्कस नहीं की जाती. अब यहाँ पे एक चीज़ हुई जो क्या हुआ कि 2 कंट्री आयरलैंड और नाइजर, इन्होंने एक ऐसा रिजोल्यूशन पास कराने की कोशिश की विच इज़ रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज. सो इंडिया वोटेड अगेंस्ट दिस resolution which was going to be passed in the United Nations Security Council. Now this resolution was proposed by Ireland and Niger. Niger जो है वो दिसंबर के मंथ में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का चेयरपर्सन है, और इंडिया वाज आल्सो द चेयरमैन ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन द मंथ ऑफ अगस्त 2021. नाउ अब ये जो रिजोल्यूशन था, इट वाज पास्ड आफ्टर a debate in the United Nations Security Council on December 9, जिसका टाइटल था Maintenance of International Peace and Security, Security in the Context of Terrorism and Climate Change. इसका जो one of the objective था, it was to examine the interrelationship between climate change and terrorism और securities. यहाँ पे जो इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन में, TS तिरुमूर्ति, इन्होंने कहा कि दिस इज नॉट द प्रॉपर प्लेटफॉर्म और प्रॉपर फोरम टू डिस्कस अबाउट द क्लाइमेट चेंज. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम मेंबरशिप देखेंगे तो देयर आर ओनली 15 मेंबर्स ऑफ द वर्ल्ड रिप्रेजेंटेड इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, बट इन द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यहाँ पे पूरी की पूरी कंट्री अपने आप को रिप्रेजेंट करती है और सबके व्यूज़ लिए जाते हैं इन फ्रेमिंग द रिजोल्यूशन. सो दैट्स वाई इंडिया अपोज दिस. द सेकेंड थिंग इज जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का 26th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग हुआ था. कहाँ पे हुआ था? प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स. साथ साथ में इंडिया ने 5-fold प्लान अपना अनवील किया है टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज. इफ़ यू नो दैट 5-fold प्लान, प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स. एंड इंडिया हैज़ डिमांडेड दैट a developed country should finance developing country by proposing $1 trillion fund for climate. Now the factual informations इन दोनों आर्टिकल से. तो यहाँ पे हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं CJI NV रमन्ना, इन्होंने कहा है कि द डिमांड फॉर हायर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द जुडिशरी बियॉन्ड 50% विल बी लुक्ड अगेन. यहाँ पे एक नाम है, शी इज़ फ्रॉम द कर्नाटका, शी वॉज एलिवेटेड फ्रॉम कर्नाटका हाई कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट. शी इज़ जस्टिस BV नागरत्ना
and she is going to be the first woman Chief Justice of India. The second is होम मिनिस्ट्री ने एक डेटा दिया है, पार्लियामेंट में विंटर सेशन चल रहा है, saying that 53% of the persons who were arrested under the Unlawful Activities Prevention Act in 3 years, that is 2018, 19 and 20, they were below the age of 30. The next is the maximum arrest under UAPA of persons below 30 years of age was made in Uttar Pradesh, then Jammu and Kashmir, Manipur and Jharkhand. The next is Konyak Nagas. तो Konyak Nagas, Naga people अगर आप देखेंगे तो there are various tribes in Nagaland. तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर जो मोन डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे दिसंबर 3rd, 4th, 5th को, दिसंबर 4th and 5th को जो किलिंग्स हुआ by the army in operation was done, it was a botched operation, it was an intelligence failure, killing 14 civilians. So it happened in Mon district inhabited by Konyak Nagas. And now Konyak Nagas, they have demanded that armed forces should be kept out of Mon. There should be no recruitment rallies, and they have also asked youth to not participate in the army recruitment rally. And then they have also asked for the punishment of perpetrators and the judgment should be made public. अच्छा, एक न्यूज़ है जो आपको याद होना चाहिए, हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये हमने पहले के वीडियोस में भी किया है, आज मैं इसको रिपीट करा देता हूँ बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, ये 10 दिन का फेस्टिवल होता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड फ्रॉम 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर, 10 दिन का फेस्टिवल होता है। नाउ इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड। सेकेंड, द एम ऑफ दिस हॉर्नबिल फेस्टिवल इज टू प्रमोट इंटर ट्राइबल कल्चरल इंटरैक्शन इन नागालैंड। नाउ प्लीज राइट मी इन द कमेंट बॉक्स दैट हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड। नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड विद ओमिक्रॉन। तो ओमिक्रॉन जैसा कि हम जानते हैं, इट इज़ द 5th वेरिएंट ऑफ कंसर्न बाय द WHO। द अदर 4 आर अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा। ओमिक्रॉन, इट इज़ द 15th letter of the Greek alphabets, okay? और what is the pango lineage of Omicron? Please write me in the comment box. अब यहाँ पे कुछ स्टडीज़ आया है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जानना। तो सबसे पहले तो हम इसको इस न्यूज़ को हम अच्छे से करेंगे। तो हम दो चीज़ों को इसमें समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं इन आवर इम्यून सिस्टम। वन इज़ आवर एंटीबॉडीज़, द नेक्स्ट इज़ T cells. So if you see our immune system, तो इसमें एक होता है एंटीबॉडीज़ और एक होता है टी सेल्स। दोनों के फंक्शंस जो होते हैं फाइट करने के अलग होते हैं। एंटीबॉडीज़ क्या करता है कि वो वायरस को ही इनएक्टिवेट कर देगा, उसको बाइंड कर देगा प्रोटीन से, दैट इट बिकम्स न्यूट्रलाइज्ड। टी सेल जो होता है, ओके, इट रिकॉग्नाइज एंड द किल दोज सेल्स विच हैव बीन इन्फेक्टेड बाय द वायरस। द सेकेंड इज़ दैट ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है उसके पास टोटल 50 म्यूटेशंस हैं। 32 म्यूटेशंस तो स्पाइक प्रोटीन पे ही है और ये स्पाइक प्रोटीन ही ह्यूमन सेल के साथ बाइंड करता है। अगर हम इसको डेल्टा से कंपेयर करें तो डेल्टा के पास सिर्फ 3 म्यूटेशन है। अब हमारे पास 6 स्टडीज़ हैं, ठीक है, और वो 6 स्टडीज़ कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें दे रही हैं। तो अगर हम देखेंगे तो ये कह रहा है कि जो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ओमिक्रॉन है इट इज़ सिग्निफिकेंटली लेस एज़ कम्पेयर टू डेल्टा। मतलब कि जो हम वैक्सीन लेंगे या जो हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ है, जो उनकी क्षमता है ओमिक्रॉन को फाइट करने की, वो डेल्टा के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। अगर हम एक पॉजिटिव बात करें तो हम यही बस बात कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी कौन दिखा रहा है ओमिक्रॉन के खिलाफ। तो जो लोग हाइब्रिड इम्यूनिटी जिनको एक्वायर हुई है, हाइब्रिड इम्यूनिटी मतलब कि वो पहले इन्फेक्शंस उनको हुआ कोविड-19, उसके बाद उन्होंने वैक्सीन प्रोटेक्शन लिया, दैट इज़ कॉल्ड एज हाइब्रिड इम्यूनिटी। सो दोज आर शोइंग बेटर रेजिस्टेंस अगेंस्ट दिस वायरस। नाउ सेकेंड इज़ कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, जिसको इंडिया में SII मैन्युफैक्चर करता है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, विद द ब्रांड नेम कोविशील्ड। So it is showing that it shows no protection against the symptomatic infection. But अगर हम booster dose लेते हैं with RMNA vaccine, then there is protection against the symptomatic infection. Symptomatic infections का मतलब ऐसा infection कि हमको disease का symptoms भी दिख रहा है, okay? Then the next is कि अगर हम public health के हिसाब से देखें तो there are significant number of people with pre-existing immunity from COVID-19 infection
of 2 doses of the vaccine, okay, they can still get reinfections and breakthrough infections. कि जो पहले से सिर्फ वैक्सीन लेके बैठे हैं उनको फिर से ये सब हो सकता है, ओके। उसके बाद डबलिंग टाइम क्या है, मतलब हम ट्रांसमिशन रेट की बात कर रहे हैं अब। डबलिंग टाइम है, ओके, इट इज़ 2.5 to 3 days विच इज़ वेरी वेरी हायर देन द डेल्टा वेरिएंट। इसका मतलब कि डेल्टा वेरिएंट जो आज अराउंड 77 कंट्रीज में फैल चुका है उसको डोमिनेंट वेरिएंट बनते हुए टाइम नहीं लगेगा। देन वी विल टॉक अबाउट डिजीज सीवियरिटी। तो हमने यहाँ पे पाया है कि जो गाउटेंग प्रोविंस है साउथ अफ्रीका में, वहाँ के स्टडी के बेस पे हमने पाया है कि देर इज़ लेस नीड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, ओके फाइन, but still very high rate of transmission can make the healthcare capacity saturated, okay। उसके बाद ये भी है कि वैक्सीन जो हैं दे आर द बेस्ट प्रोटेक्टर अगेंस्ट द सीवियर डिजीज एंड डेथ, ओके। तो इसीलिए हमें सबसे पहले किस पे फोकस करना चाहिए, बूस्टर डोज पे नहीं, वी शुड फोकस ऑन कवरिंग एज मैनी पीपल पॉसिबल हु आर एलिजिबल फॉर वैक्सीन। तो इंडिया में हम करेंटली देखेंगे तो फर्स्ट डोज 85% को लग चुका है, सेकेंड डोज अगर ये न्यूज़ आप फॉलो करोगे तो 55% को लग चुका है। और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ऑलरेडी प्रोग्राम लॉन्च किया है विच इज़ कॉल्ड एज हर घर दस्तक। देन द टाइम टेस्टेड मेजर्स लाइक मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस, wearing the mask, okay, then proper ventilation, these are all necessary. Then the last paragraph says that that we have to that there is very little comfort provided by Omicron. So for the common man it is the best time to take the pending doses of vaccine, pull up your mask, take lot of fresh air into rooms and avoid crowds. The next is there is a company called as Pfizer. It has made a COVID-19 pill, and this COVID-19 pill, if it gets authorization from FDA in USA, then it will be termed as Paxlovid. तो जो Paxlovid है इसका एक एनालिसिस आया है which shows 90% efficacy in preventing hospitalizations and death in high risk patients. नाउ द नेक्स्ट इज दिस पर्सनालिटी, ये पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, अपॉइंटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लॉस एंजलिस के मेयर हैं, हिज नेम इज़ एरिक गैरशेटी एंड ही हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द पोजीशन ऑफ एम्बेसडर टू इंडिया। तो जब इनका कंफर्मेशन चल रहा था बिफोर द सीनेट फॉरेन रिलेशंस कमिटी हियरिंग्स, तो यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट किया है कि दैट ही इज़ गोइंग टू फाइट द फॉर द ह्यूमन राइट्स इशू इन India. He was on the board of Human Rights Watch in California. Especially, he has talked about Citizenship Amendment Act, and he has termed it as discriminatory. But at last, he has also said that India is vital for USA future, and especially with the US policy of Indo-Pacific region, where USA is going to make a massive intervention, military intervention to contain China, as well as talking about the CAATSA, which is called as Countering America's Adversaries Through Sanctions Act. So CAATSA जो है, so India has bought S-400 cruise missiles from Russia. There was a fear that India was going to be placed under CAATSA, but he has said that he is going to advocate for India to continue to diversify its defense purchase. So currently Russia is the top defense supplier to India. The next is RBI has assured a corrective action scheme to better control NBFCs. तो पहले हम ये इशू पढ़ लेते हैं, ये इशू क्या है। So the Reserve Bank of India has announced a prompt corrective action framework for non-banking financial companies. Prompt corrective action framework एक ऐसा framework होता है RBI का कि जैसे ही किसी भी बैंक में कुछ प्रॉब्लम आया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आया, so they are placed under certain regulations. That regulations ensures that डिपॉजिटर्स के जो पैसे हैं, स्मॉल डिपॉजिटर्स के जो पैसे हैं वो उनको वापस मिल जाए। सो दैट इज कॉल्ड एज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। सो अर्लियर NBFCs, दैट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, दे वर नॉट पार्ट ऑफ दिस प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस, बट नाउ दे आर पार्ट ऑफ दिस प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो यहाँ पे इसका एम है दैट दे आर गोइंग टू हेल्प इम्प्रूव द फाइनेंशियल कंडीशन एंड गवर्नेंस इशूज इन NBFCs। अगर हम NBFCs देखेंगे, so they are not regulated under the Banking Regulations Act of RBI, they are regulated under the Companies Act. Now यहाँ पे क्या होता है कि NBFCs जो होते हैं वो तो जो NBFCs होते हैं
वो बैंक की तरह फंक्शन नहीं करते, बट या दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ फंड इन एनी इकोनॉमी, स्पेशली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, फॉर गिविंग लोन्स, फॉर माइक्रो फाइनेंस. ठीक है. So over here there are type of NBFCs which will be placed in prompt corrective actions. They are investment and credit firms, core investment firms, infrastructure debt funds, infrastructure finance firms, microfinance institutions. Those NBFCs which are not intending to accept public fund or primarily dealers and housing finance firms, they will be out of this. Now what is NBFCs? तो NBFCs जो होता है और बैंक के बीच में 3 मेजर डिफरेंस होते हैं जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं. तो NBFCs का हम 3 कैरेक्टरिस्टिक कर लेते हैं. सो NBFCs फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956. सेकेंड इज दैट दे डू नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट. सो दे डू नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट. ठीक है. उसके बाद दे कैनॉट इशू चेक. They cannot issue check. ठीक है. जो चौथा डिफरेंस है दैट इज अबाउट द DCGC. तो जैसे कि आप अगर नॉर्मली बैंक्स में जो भी अपना डिपॉजिट आप जमा करते हो तो आपके डिपॉजिट के अगेंस्ट ₹5 लाख का इंश्योरेंस रहता है कि अगर बैंक डूब गया तो आपको 90 डेज में ₹5 लाख मिलेगा. बट वो डिपॉजिट इंश्योरेंस NBFCs के केस में नहीं होता है. नाउ कमिंग टू दिस WTO न्यूज़. यहाँ पे there are 3 countries, Brazil, Guatemala and Australia. They filed a dispute in World Trade Organization 2019 and they challenged India's policies for sugar sector, especially the domestic support given by the government of India to sugarcane farmers. And now the World Trade Organization dispute resolution panel has ruled against India's sugar subsidies. यहाँ पे जो WTO है, World Trade Organization, it is not a specialized agency of the United Nations. Again I am saying it is not a specialized agency of the United Nations. It is headquartered in Geneva, Switzerland. And WTO, the preceding body of WTO was GATT, General Agreement on Trade and Tariff. In 1995, WTO replaced GATT following the Uruguay round of talk and Marrakesh Agreement. The current Director General is Ngozi Okonjo-Iweala. Now the next editorial is the National Monetization Plan. So what is this National Monetization Plan? And in this article the author is going to discuss the problems with the PSUs in India and the remedy ahead. Now let's focus on the first paragraph पे फोकस कीजिए तो आपको नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान के बारे में पता चलेगा. मोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट के वो एसेट्स जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे सकते हैं बट दे आर आइडल. ओके. तो उसको गवर्नमेंट मोनेटाइज करेगी. ओके. और ₹6 लाख करोड़ जनरेट करेगी बाय लीजिंग. देखो सेलिंग नहीं है यहाँ पे टर्म. एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि द वर्ड यूज्ड इज लीजिंग नॉट सेलिंग. सो लीजिंग ऑफ कोर एसेट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन सेक्टर्स सच एज रोड्स, रेलवेज, पावर, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस, telecom, civil aviation, shipping, ports and waterways, mining, food and public distribution, coal, housing and urban affairs, stadiums and sports complexes for the 4-year period. ठीक है. और इससे जो पैसा मिलेगा उसको गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में खर्च करेगी इंक्लूडिंग द ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. ओके फाइन. अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिस्कस हो रहा है कि गवर्नमेंट के कुछ एसेट्स आइडल क्यों हैं और ऐसा क्या हो गया इकोनॉमी में आफ्टर द लिबरलाइजेशन दैट सम ऑफ द PSUs आर इन द डिक्लाइन एंड गवर्नमेंट हैड टू मोनेटाइज देम. सो सी द प्राइमरी रीजन विच हैज़ बीन हाईलाइटेड ओवर हियर इज दैट फेलियर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बिकॉज ऑफ कॉस्ट ओवररन्स, वन ऑफ द मेजर रीजन्स, फॉलोड बाई इंक्रीज इन प्रोजेक्ट कॉस्ट and then bureaucratization, then reluctance to implement labor reforms within time. These were some of the reasons that which led to the decline of PSUs in India. Okay. Then the government has recently announced the Pradhan Mantri Gati Shakti National Master Plan. ये क्या है? ये बहुत ही important है. ये मल्टी मोडल कनेक्टिविटी प्लान है. इसे इंडिपेंडेंस डे के दिन भी अनाउंस किया गया था और ये 16 मिनिस्ट्रीज़ को एक साथ लाएगा फॉर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, स्पेसिफिकली रेलवेज एंड रोडवेज. ओके.
अब PSUs जो हैं हमारे इंडिया में दे फॉर्म द बैड रॉक ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। तो इनके रिवैम्प इनको कैसे करें, तो इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 ने कुछ पॉइंट्स दिए थे। द फर्स्ट वाज इम्प्रूविंग द कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर टू एनहांस ऑपरेशनल ऑटोनोमी। ओके, साथ साथ में इनकी लिस्टिंग होनी चाहिए स्टॉक एक्सचेंज पे, जिससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। उसके बाद सेकेंड है कि इनके परफॉर्मेंस पर ध्यान देना चाहिए। So we should have a performance monitoring system of all central public enterprises to make them more transparent, objective and forward looking. The second is that these industries, they should be protected from competition from foreign markets and from unfair trade practices by using various methods like imposition of anti-dumping duty and countervailing duty on the products on which unfair trade practices were adopted by the other countries. For example, यहाँ पे स्टील का एग्जाम्पल क्यों लिया गया है? स्टील imports from China is very cheaper as compared to steel manufactured in India. अगर हम चाइना से स्टील इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे तो इंडिया की सारी आयरन स्टील इंडस्ट्री बैठ जाएगी। तो उनको बचाने के लिए, ठीक है ना, इसी को कहते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो इसको बचाने के लिए टू टाइप्स ऑफ ड्यूटीज आर यूज्ड, एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटी। द नेक्स्ट इज ट्रबलिंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे CBSE के एक पेपर की बात हो रही है जहाँ पे एक ऐसा पैसेज आ गया विच वॉज मिसोजिनी इन नेचर। मिसोजिनी का मतलब होता है विच इज़ प्रेजुडिस अगेंस्ट दी वुमेन। तो यहाँ पे जो बात हुई है एग्जैक्टली ये आर्टिकल का जो टोन है वो ये डिस्कस कर रहा है कि हाउ एजुकेशन कैन लीड टू मोर सेंसिटाइजेशन इन इंडियन सोसाइटी विच ऑलरेडी हैज़ द रिजिड सोशल स्ट्रक्चर विच गोज अगेंस्ट दी वुमेन। सो एजुकेशन का जो यहाँ पे रोल है, इट इज़ अबाउट द इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन एंड in making the social structure which is more equal and more favorable to all the genders. Now coming to AFSPA again, तो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं AFSPA के बारे में कुछ important points। तो AFSPA का फुल फॉर्म है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, और ये न्यूज़ में अभी हुआ था बिकॉज ऑफ द बॉस्ट ऑपरेशन बाय द आर्मी इन द मोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड। तो यहाँ पे एक सेक्शन 3 होता है AFSPA का। इट वॉज पास्ड इन 1958 एंड करेंटली इट इज़ इन यूज़ इन असम, नागालैंड, देन 8 पुलिस स्टेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड सम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मणिपुर। कल हमने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का क्लैरिफिकेशन पढ़ा था पार्लियामेंट में, जहाँ पे उनका ये कहना था कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो डिस्टर्ब्ड एरिया जो है वो जो डिक्लेयर किया गया है वो यूनियन गवर्नमेंट ने या यूनियन होम मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर नहीं किया है, वो स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। वहाँ पे एक स्पेसिफिक केस असम का आया था जहाँ पे रिसेंटली अभी अगस्त में ही डिस्टर्ब्ड एरिया, पूरे असम को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया गया फॉर नेक्स्ट 6 months, साइटिंग दैट इट मेक्स बॉर्डर विद बांग्लादेश। तो AFSPA जो होता है ये जो आर्म्ड फोर्सेस और सेंट्रली आर्म पुलिस फोर्स को स्पेशल पावर देता है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्टर्ब्ड एरिया। इट कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज गवर्नर और द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी। वो सेक्शन 3 में आता है। देन वी हैव सेक्शन 7। सेक्शन 7 में आता है कि इफ एनी ऑफिसर हैज टेकन एनी एक्शन इन द गुड फेथ, देन टू प्रोसिक्यूट दैट ऑफिसर इट इज मैंडेटरी टू टेक गवर्नमेंट सैंक्शन इज नेसेसरी। यहाँ पे सैंक्शन का मतलब होता है गवर्नमेंट्स अप्रूवल। द नेक्स्ट इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। सो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत हमने सितंबर के मंथ में हमने ये बहुत डिस्कस किया था। सो फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। सो द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब होता है दैट टोटल लेबर फोर्स ऑफ द कंट्री एम्प्लॉयड और सीकिंग वर्क डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन। तो अब हम एक एक 4 डेटा को हम डिस्कस करेंगे। चारों डेटा थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं और कभी कभी पैसेजेस आ जाते हैं ऐसा कि जहाँ पे हमको इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात हो रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो सी द ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इट इंक्रीज इन द कंट्रीज अर्बन रीजन where urban jobs they provide better jobs. Then the decline of such jobs implies a decline in the overall quality of such jobs. एक तो चीज़ ये है ना कि
कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से सैलरीड जॉब में काफ़ी डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। अच्छा एक एक चीज़ देखिए, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इट डिक्लाइन टू 7% फ्रॉम 7.8%, ठीक है। अब अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो ये डिक्रीज़ हुआ, ओके, इट डिक्रीज टू 40.2% फ्रॉम 40.4% इन अक्टूबर। अब यहाँ पे अगर इसको समझना है कि ये डिक्रीज़ कैसे हुआ तो मैं आपको बताता हूँ। एक बार आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखिए अर्बन एंड रूरल का, तो इट इंक्रीज इन अर्बन एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है 10.5% इन नवंबर फ्रॉम 9.3% इन अक्टूबर, और रूरल एरिया में भी ये बढ़ा है, ठीक है ना। सो अगर हम देखेंगे तो अभी अभी जस्ट फेस्टिव सीजन और हार्वेस्ट सीजन का एंड हुआ है, सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज़ इंक्रीज। उसके बाद अगर हम देखें टाइप्स ऑफ जॉब, सो सैलरीड जॉब्स दे हैव फेल बाय 6.8 मिलियन, एंटरप्रेन्योर्स की डिक्लाइन हुई है बाय 3.5 मिलियन, बट 11.2 मिलियन जॉब्स बढ़ा तो है, बट वो क्वालिटी जॉब्स नहीं है, दे आर डेली वेज लेबरर्स एंड स्मॉल traders. So that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice day. Take care. Thank you.